1876 to 1880, लॉर्ड लिटन। कुछ इंपॉर्टेंट वाइसरॉय के बारे में आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं। लिटन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहली बात मैं आपको बता दूं, बहुत ही ज्यादा प्रो ब्रिटिश इंसान है ये। मतलब बहुत ऐसी पॉलिसीज इंडिया में इंप्लीमेंट करी थी जिससे हम तो बिल्कुल खुश नहीं थे। जैसे इसके टाइम पर दो बहुत इंपॉर्टेंट लॉज एक्ट जो है वो इंप्लीमेंट होते हैं। एक तो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब होता क्या है ना कि 1857 का रिवॉल्ट तो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। उसके बाद ना आप लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि 1857 के रिवॉल्ट में ऐसा क्या हुआ था कि कंपनी जो है उसको इतना बड़ा रिवॉल्ट देखना पड़ा। क्योंकि देखो इंडिया में क्या है कि 1600 से लेकर 1608 से लेकर 1947 तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं और जाते हैं। 1947 में दे लेफ्ट इंडिया। 1608 में जो ब्रिटिश इंडिया में आते हैं वो कंपनी बनाकर आते हैं, तो वो कंपनी रूल था। कंपनी रूल इंडिया में 1857 तक की चलता है। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कंपनी खत्म हो जाती है 1857 के बाद, और 1857 ऑनवर्ड्स 1947 तक जो चलता है वो चलता है गवर्नमेंट रूल। गवर्नमेंट रूल क्या, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इंडिया को टेक ओवर कर लेती है। अभी तक तो कंपनी है, और कंपनी भी ना यहाँ पर प्राइवेट कंपनी है, कोई पब्लिक कंपनी नहीं है, एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है जो इंडिया में इतने साल तक रहती है और बहुत पैसे कमाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर है वो ये है कि गवर्नमेंट के हाथों में आने के बाद इंडिया का एक्सप्लॉइटेशन अब अच्छे से हो रहा है। क्योंकि अब देखा जाए तो वो अभी तक प्राइवेट कंपनी अपने मुनाफे के लिए इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रही थी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो अपनी देश की तरक्की के लिए इंडिया को एक्सप्लॉइट करेंगे। तो यहाँ पर जो लॉर्ड लिटन है उसको ये लगता है कि 1857 का रिवॉल्ट का सबसे बड़ा मैसेज जो स्प्रेड हो पाया वो न्यूज़पेपर्स की वजह से हो पाया। क्योंकि उस टाइम पर कुछ पब्लिक कम्युनिकेशन का कुछ माध्यम तो और था ही नहीं न्यूज़पेपर्स के अलावा। तो इस इंसान ने क्या किया, इसने यूनिलेटरली सारे ही न्यूज़पेपर्स पर बैन लगा दिया, और इसने ये बोला कि अगर आप कोई भी न्यूज छापना चाहते हैं तो आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, और अगर परमिशन मिलती है तो आप न्यूज उसको पब्लिश करेंगे, और इफ परमिशन इज नॉट गिवन। हाँ हाँ, आइए आइए, आप ही का वेट कर रहा था, है ना। मेरी क्लास स्टार्ट होने से पहले निकल जाते हो आप। आप दोनों आ क्यों नहीं रहते इतने दिनों से? अच्छा, आप आने वाले थे आज जीएस की क्लास में? रोज तो नहीं आ रहे मैम, देखो मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मतलब एक दिन होती है बट हम लोग रोज आ रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी क्लास में देखे नहीं ना आप काफी टाइम से। एक हफ्ते से नहीं हो तुम लोग? अच्छा अच्छा अच्छा। इस आदमी ने एक तो किया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास, और दूसरा इसने किया आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट क्या था, इसने बोला इंडिया में इंडियंस बहुत ज्यादा है और इंडिया में ब्रिटिशर्स बहुत कम है, तो सेल्फ उसके लिए कहते हैं सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए जो बंदूकें हैं वो केवल यूरोपियंस ही रख सकते हैं, इंडियंस के पास नहीं रहेंगी। और अगर सेल्फ डिफेंस में कोई इंडियन मारा भी गया तो आप किसी यूरोपियन के ऊपर कोई केस फाइल नहीं कर सकते हैं। तो ये दो एक्ट ऐसे थे जिसमें से एक का तो हम लोगों ने बहुत विरोध किया, जो आर्म्स एक्ट था, बट वो हटा कभी नहीं। आर्म्स एक्ट हटा कभी नहीं, क्योंकि आपने ना इस तरीके से ओपन लाइसेंस दे दिया था अंग्रेजों को कि जो भी इंडियन समझना है उसको उड़ा दो। और यहाँ पर जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो इन लोगों से ज्यादा अच्छे से इंप्लीमेंट हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि देखो इंडियंस जो है ये हर एक चीज का तोड़ तो निकाल ही लेते हैं, तो हम लोगों को परमिशन तो मिली नहीं कोई भी न्यूज छापने की। तो हमने क्या किया, हमने ना न्यूज़पेपर में जगह ब्लैंक छोड़ दी। मतलब सोच के चलो कि आपने अपना अखबार लिया और आपके अखबार का फर्स्ट पेपर ब्लैंक ब्लैंक बॉक्सेस है उसमें बस, तो तुम्हारे में कीड़ा तो मचेगा एक बार कि इसमें कुछ तो था मिर्च मसाले वाला जो उन्होंने छापा नहीं। तो आप जाएंगे उधर जहां से न्यूज़पेपर आया, उसको सब कुछ पता होगा, तो मैसेज तो फिर भी स्प्रेड होगा ही कि क्या हो रहा है। बट यहाँ पर यह है कि ऑफिशियली छपा नहीं है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तो बाद में वापस ले लिया गया, बट आर्म्स एक्ट कभी वापस नहीं लिया गया। तो आइए बात करते हैं लॉर्ड लिटन के बारे में। लिखिए पहला पॉइंट, ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 was passed. Vernacular Press Act 1878 was passed, which placed heavy restrictions. Vernacular Press Act, बेटा बस अभी कर रहा हूं वरुण जी, लॉर्ड मेयो के बारे में बता रहा हूं। एक बार लिटन का पॉइंट लिख लीजिए। Vernacular Press Act 1878 was passed, which placed heavy restrictions over Indian newspapers.
विच प्लेस्ड हैवी रिस्ट्रिक्शंस ओवर इंडियन न्यूज़पेपर। जो आप लोग मॉडर्न इंडिया कंप्लीट हिस्ट्री के नोट्स जो अभी तक आप लोगों ने मेरे लिए बनाए हैं, अपने लिए बनाए हैं सॉरी, वो नोट्स केवल जुडिशियरी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप कोई भी XYZ एग्जाम देंगे जहां पर जीएस आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। किसी भी बुक में आप लोगों को वाइसरॉय की डिटेल तो मिल जाएगी, बट इंडियन नेशनल स्ट्रगल को वाइसरॉयज के साथ कोई मर्ज करके नहीं पढ़ा रहा। इंडियन नेशनल स्ट्रगल अलग से पढ़ाया जाता है, वाइसरॉय की हिस्ट्री अलग पढ़ाई जाती है। तो आप सब कंबाइन करके पढ़ रहे हो और ये बेस्ट वे है। तो प्लीज नोट्स को प्रिजर्व करके रखिएगा, कोशिश कीजिएगा अगले साल ये नोट्स यूज ना हो, मतलब इसी साल निकल जाए तुम लोगों का, ठीक है। हाँ, कोशिश कीजिएगा, बट अगर आप कुछ जिंदगी के लिए बना रहे हैं फिर तो आप समझ लीजिए। बट प्लीज थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो, जुडिशरी निकाल सकते हो आप लोग। यूके जुडिशरी आने वाली है उत्तराखंड, फॉर्म भर देना, उसके वैकेंसीज अच्छी खासी निकलेगी इस बार, और तो उत्तराखंड में काम करके मजा आएगा आप लोगों को। आगे चल रहे हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 was passed which placed heavy restrictions over Indian newspapers। उसके बाद दूसरा लिखिए, ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 was passed। इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 was passed। Indian Arms Act 1878 was passed, which barred Indians, which banned Indians from keeping weapons, which barred Indians from keeping weapons in India, which barred Indians from keeping weapons in India। इंडिया में कोई भी इंडियन वेपन अपने पास नहीं रखेगा, यूरोपियंस कैन डू दैट। which barred Indians from keeping weapons in India। फिर जिसके लिए लॉर्ड लिटन बहुत फेमस है वो है दिल्ली दरबार। अब देखो ये दिल्ली दरबार क्या है। दिल्ली राजधानी तो रही है काफी सालों से, और दिल्ली तकरीबन 1000 साल से राजधानी रही है, कैपिटल रही है, इसका हिस्ट्री बहुत पुराना है। और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली सल्तनत यहां से चली, मुगल एम्पायर यहां से चला, तो एक ना दिल्ली का एक वो बन रहा है, ऑरा बन रहा है सबके सामने कि यार यहां पर जो एक बार इधर आ गया ना वो पूरे इंडिया पे रूल करेगा। तो यहां पर अब क्या होता है कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेती है इंडिया को, जैसे मैंने बोला कि कंपनी खत्म कर दी 1857 में और ब्रिटिश गवर्नमेंट अब टेक ओवर कर रही है, इसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ नहीं, मतलब ऑफिशियल वैसे आपने अनाउंस कर दिया बट कोई सेलिब्रेशन नहीं हुई इंडिया में। तो वो सेलिब्रेशन अब पहली बार होने जा रही है। अब दिल्ली में एक बहुत ही स्प्लेंडेड दरबार लगाते हैं और इस दरबार में ब्रिटेन की क्वीन को बुलाया जाता है। पहली बार कोई क्वीन इंडिया में आने वाली थी या किंग कोई इंडिया में आने वाले थे। इनका नाम है क्वीन विक्टोरिया, और क्वीन विक्टोरिया को इंडिया में बुलाया जाता है और इनकी ताजपोशी की जाती है, जिसे अपना कोरोनेशन सेरेमनी कहते हैं। और कोरोनेशन सेरेमनी में केवल इनको क्राउन ही नहीं दिया गया, क्राउन के साथ इनको एक टाइटल भी दे दिया गया। टाइटल का मतलब टाइटल था कैसरे हिंद। अगर मैं केसर की बात करता हूं तो जम्मू कश्मीर की प्राइम क्रॉप है ये, और जम्मू कश्मीर को आप लोग क्राउन ऑफ इंडिया कहते हैं जनरली। तो इनको कैसरे हिंद कहने का मतलब ये है कि मैडम आज से आप केवल ब्रिटेन की मालिक नहीं है, आप इंडिया की भी आज से क्राउन संभालेंगी। तो लिख लीजिए इनके टाइम में क्या होता है। ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड फर्स्ट दिल्ली दरबार, ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड फर्स्ट दिल्ली दरबार वॉज ऑर्गेनाइज्ड। During his time period, first Delhi Darbar was organized in 1877. First Delhi Darbar was organized in 1877, and Queen Victoria was given the title of Kaisar-e Hind. And Queen Victoria was given the title of Kaisar-e-Hind. Queen Victoria was given the title of Kaisar-e-Hind. Kaisar-e-Hind का मतलब हो गया क्वीन ऑफ हिंदुस्तान। एक लास्ट पॉइंट लॉर्ड लिटन के लिए, उसके बाद लॉर्ड लिटन खत्म। Lord Lytton is often known as the Viceroy of reverse character. Lord Lytton is often known as the Viceroy of reverse character. Lord Lytton is often known as the Viceroy of reverse character.
इसका मतलब बताऊं क्या होता है, जैसे हम लोग अपनी अपनी आम जिंदगी में रहते हैं, जैसे रिवर्स करेक्टर का मतलब क्या हो गया कि दोस्तों को आपने बोला हाँ 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 बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही, उसके बाद घर जाके तुम अपना मूड चेंज कर लेते हो, या ये कह लो कि अपना डिसीजन ही बदल लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर कोई नहीं आया और उसने नोट्स मांगे आप लोगों से, तो आप जनरली हाथ के हाथ तो कोई देता नहीं है, वो यही बोलेगा एज सुन एज आई रीच होम मैं जनरली एक पीडीएफ बना के आपके मुंह पे चिपका दूंगा, टेंशन ना नहीं। बताओ आप, जब तक तुम उसको गिड़गिड़वा ना दो, बिल्कुल ही वो दंडवत प्रणाम न करे तुम्हारे सामने, तब तक नोट्स कौन भेजता है? क्लास नोट्स तो वैसे भी कोई नहीं भेजता। तो जनरली ये ऐसा ही इंसान है। इंडियंस को तो ये बोल रहा है कि सब बढ़िया कर देंगे, आपकी टेंशन ना लीजिए, 1857 का रिवॉल्ट बस दोबारा मत करना, बदले में आपको जो चाहिए वो ले लो। जबकि सारी पॉलिसीज इसकी प्रो ब्रिटिश एंटी इंडियन है। मतलब एक एक्चुअल मैनर में अगर कोई ब्रिटिशर माना जा सकता है ना, तो वो ये आदमी था जिसको इंडियंस कतई पसंद नहीं थे। और जब ये गया, फिर वो वाइस रॉय इंडिया में आया। इस वाइस रॉय के जाने पर सही में सब रोए थे। मतलब होता नहीं है कि तुसी ना जाओ बट अपन ने जाना है। ये थे लॉर्ड लिटन के बाद जो आए। नेक्स्ट वाइस रॉय का नाम लिख लीजिए, हिज नेम इज लॉर्ड रिपन। ये बहुत प्रो इंडियन वाइस रॉय है, इसने बहुत काम किए हमारे लिए। 1880 में आए, 84 तक रहे, 1880 से 84। पहला काम इन्होंने क्या किया लिख लीजिए, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड। फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड इन 1881। फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड इन 1881। फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड इन 1881। कंप्लीट सेंसस का मतलब क्या है मैम? वैसे तो 1872 में सेंसस हो गया था हमारा, बट वो सेंसस ना इनकम्प्लीट था। उसमें इन्होंने क्या किया था, कुछ रीजन्स की पॉपुलेशन को ही काउंट किया था। कंप्लीट सेंसस का मतलब हो गया पूरे इंडिया की एक डेटा इन्होंने सर्वे बना लिया, पूरे भारत की पॉपुलेशन को काउंट किया। नॉटली जस्ट द पॉपुलेशन, बट आप पॉपुलेशन को रिलीजन वाइज भी डिवाइड कर रहे थे। मतलब आपने बताया कि किस धर्म के कितने लोग भारत में रह रहे हैं। तो ये कंप्लीट सेंसस एक्सरसाइज था 1881 का, और यही कंटिन्यू हो रहा है अभी तक भारत में। हर 10 साल के बाद जो सेंसस होता है ना इंडिया में, वो 1881 से रेगुलरली हो रहा है। बट पहली बार ऐसा हुआ है कि 2021 का सेंसस जो है वो इतना डिले हो गया हो। 2021 का सेंसस अब तक हो जाना चाहिए था, जिसकी अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं आई है। आपको बता दूं, जब सेंसस की नोटिफिकेशन आती है ना, तब 3 महीने तक एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को फ्रीज कर दिया जाता है। आप लोगों को बताया जाएगा ये जब आप अपना लीगल पढ़ेंगे उसमें। एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज का मतलब क्या होता है कि कोई भी स्टेट डिस्ट्रिक्ट बना नहीं सकता, और कोई भी स्टेट कोई 2 डिस्ट्रिक्ट को मर्ज नहीं कर सकता। जैसे होता है ना, स्टेट के हाथों में ही होता है कि कितने डिस्ट्रिक्ट बनाने हैं, और कभी के बार क्या होता है, जैसे गाजियाबाद बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट हो गया तो इसको 4 पार्ट्स में बांट दिया। बट ऐसा होगा नहीं, आपको वैसे ही बता रहा हूं कि जब एक नोटिफिकेशन आती है तब एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज फ्रीज हो जाती है 3 महीने तक, और 3 महीने के बाद शुरू होता है सेंसस। मतलब अब मान के चलो कि अभी जुलाई चल रहा है, अगर जुलाई में नोटिफिकेशन आती है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर तक सेंसस नहीं होगा, अक्टूबर से सेंसस शुरू होगा। तो ये जितना डिले हो रहा है ना, उतना 3-3 महीने और मान के चलो आप लोग। ठीक है जी, आगे चल रहे हैं। रिपन ने और क्या किया लिखिए, ही रिपील्ड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ही रिपील्ड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन 1882। ही रिपील्ड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट in 1882 and passed the Local Self-Government Act 1882 and passed Local Self-Government Act 1882. He repealed Vernacular Press Act 1882 and passed लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट 1882। इंडिया में जो ये पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस देखते हो ना आप लोग, वो इसके फादर माने जाते हैं, लॉर्ड रिपन। तो कभी कभार बोला जाता है ना कि आपको कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर कौन है इंडिया में, ही इज द वाइस रॉय रिपन। बहुत अच्छे काम करे इस आदमी ने। एक बहुत अच्छा काम ये करने वाला था, बट इसको करने नहीं दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। क्योंकि देखो, वाइस रॉय का तो मतलब होता है कि किंग का रिप्रेजेंटेटिव, पावर एज सच इस आदमी के पास कुछ नहीं है। ये तो बस वही फॉलो करेगा जो इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑर्डर देगी। तो एक बिल पास हो गया था ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, बिल का नाम था इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल पास तो हो गया था, बट उसको इंप्लीमेंट होने नहीं दिया गया, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ ब्रिटिशर्स रोड पर उतर गए थे।
प्रोटेस्ट चल रहा था ब्रिटेन में दबाकर। क्या था इल्बर्ट बिल और कौन सी कंट्रोवर्सी हुई थी इनके टाइम पीरियड में? इल्बर्ट बिल ने यह बोला कि अगर कोई यूरोपियन क्राइम करता है ना, तो उस क्राइम को या उस क्राइम का ट्रायल कराने के लिए जो जज होगा, जिसके सामने वो ट्रायल होगा, वो जज यूरोपियन भी हो सकता है, वो इंडियन भी हो सकता है। अगर कोई यूरोपियन क्राइम करता है या कोई ब्रिटिशर क्राइम करता है इंडिया में, तो उसका ट्रायल सुनने वाला जो जज होगा वो दोनों हो सकते हैं। मतलब वो इंडियन भी हो सकता है और वो ब्रिटिशर भी हो सकता है, कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। और अगर कोई इंडियन क्राइम करता है तो उसके लिए भी सेम कंडीशंस रखी गई कि ट्रायल जो उसका सुनेगा वो जज इंडियन या यूरोपियन दोनों हो सकता है। अब यहां पर ब्रिटिशर्स की मांग ये थी कि सर देखो, अगर कोई ब्रिटिशर क्राइम करता है तो आप एक स्लेव कंट्री के जज को ये ट्रायल सुनने का अधिकार कैसे दे रहे हो? भाई हम लोग इंडिपेंडेंट थोड़े ना थे, तो हमारी कंट्री का जज एक यूरोपियन का ट्रायल कैसे सुन सकता है? ये ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश जो सिटीजन्स है उनकी डिमांड थी, और ये प्रोटेस्ट वॉयलेंट होता ही चला गया। इल्बर्ट बिल पास हो गया, लॉर्ड रिपन इसको इंप्लीमेंट करना भी चाहते थे, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, या ये कह लो कि ब्रिटिश सिटीजन्स के प्रेशर के अंतर्गत आपने इस बिल को कभी इंप्लीमेंट होने दिया नहीं। तो लिख लीजिए, ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड इल्बर्ट बिल controversy, Ilbert Bill controversy became very famous. Ilbert Bill controversy became very famous, which allowed, Ilbert Bill के बारे में लिखवा रहा हूं मैं आपको, Ilbert Bill के बारे में लिख लीजिए, this bill allowed Indian judges, this bill allowed Indian judges to hear the trials of Europeans. This bill allowed the Indian judges to hear the trials of Europeans. But this bill was never implemented in India. But this bill was never implemented in India. इस बिल को इन्होंने कभी इंप्लीमेंट होने दिया ही नहीं, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि और क्यों ही होने दोगे यार, एक इंडियन जज को यूरोपियन का ट्रायल सुनने का अधिकार होना तब तक चाहिए जब तक तुम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो, बट इंडिपेंडेंट हम है ही कहा, तो इतने भी राइट्स आप लोगों को कोई नहीं देगा। वो बात अलग है कि आप बोलेंगे कि सर ये तो फंडामेंटल राइट होना चाहिए, पढ़ाई तो दोनों ने सेम करी है, कैपेबिलिटीज दोनों में कोई फर्क नहीं है, बट ठीक है, इनको कौन समझाए। इसके बाद नेक्स्ट हंटर कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है यार। हंटर कमीशन क्या थी, मेरी बात सुन लीजिए। प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर इस कमीशन को बनाया गया था। हंटर कमीशन ने रिपोर्ट दी थी अपनी एक। इस रिपोर्ट में क्या लिखा था कि भाई प्राइमरी एजुकेशन कब तक होनी चाहिए, लाइक अप टिल क्लास 5th, सेकेंडरी एजुकेशन उसके ऊपर मान लो, और उसके बाद हायर सेकेंडरी आ जाए, उसके बाद आप लोगों के पास कॉलेजेस या ये सारी चीजें। कॉलेज वाला इन्होंने नहीं बताया, इन्होंने इंडिया के प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए रिपोर्ट दी थी। अभी तक क्या हो रहा था ना कि हायर स्टडीज में ही इंग्लिश मीडियम होता था, इंडिया में केवल हायर एजुकेशन में ही इंग्लिश मीडियम होता था। हंटर कमीशन ने यह बोला कि सर प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में भी इंग्लिश मीडियम रखो, क्योंकि अगर सपोज करो हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ बच्चा जो प्राइमरी और सेकेंडरी में हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हुआ आ रहा है, जब वो हायर स्टडीज के लिए इंग्लिश मीडियम को पहली बार देखेगा तो अडेप्ट ही नहीं कर पाएगा। भाई ये इन्होंने बोला, वो बात अलग है कि महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, वो तो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट ही थे। रविंद्रनाथ टैगोर तो साफ साफ बोलते थे ये करिकुलम, ये 4 दीवारियों में पढ़ना, ये ब्लैक बोर्ड में पढ़ाना, ये बच्चों की क्रिएटिविटी को बाहर करता है, उनको सोचने की शक्ति ही नहीं देता। इसलिए शांति निकेतन बनाया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था शांति निकेतन, जिसमें बच्चों को ना खुले में पढ़ाया जाता था, लाइक नेचर के साथ, ताकि बच्चा सोचे समझे। वो बात अलग है कि आजकल के बच्चों को खुले में पढ़ाओगे तो मुश्किल है। ठीक है, आगे चल रहे हैं। रिपन के टाइम पीरियड में और क्या हुआ, लिख लीजिए। he implemented the Hunter Commission's recommendations. He implemented the Hunter Commission's recommendation. वरुण, बस मैं अब आ रहा हूं, आपके लॉर्ड मेयो को कर रहा हूं एक बार एक्सप्लेन, मैं भूल गया था। He implemented the Hunter Commission's recommendations to improve primary and secondary education in India. To improve primary and secondary education, to improve primary and secondary education
in India to improve primary and secondary education in India. हंटर कमीशन के हेड कौन थे? इसको क्यों हंटर कमीशन बोला जाता है? तो इसके हेड थे विलियम हंटर, तो इसके नाम पर इस कमीशन का नाम हंटर पड़ गया। ठीक है, तो दिस कमीशन वाज हेडेड बाय सर विलियम हंटर। इस कमीशन के हेड का नाम लिख लीजिए, विलियम हंटर। दिस कमीशन वाज हेडेड बाय विलियम हंटर। एक गजब की चीज इस आदमी ने और करी, मतलब आप देखो ना, इसने जितने भी काम करे ना वो सब प्रो इंडिया समझ में आ रहे हैं। इसके टाइम पर एक फैक्ट्री एक्ट भी पास हुआ था 1881 में। फैक्ट्री एक्ट इंडिया का पहला फैक्ट्री एक्ट था, इससे पहले कोई एक्ट नहीं आया। इस फैक्ट्री एक्ट ने क्या बोला? चाइल्ड लेबर को बैन करें, कोई भी बच्चा फैक्ट्री में दिखना नहीं चाहिए। और उस टाइम पे बच्चे की परिभाषा होती थी 18 साल। ये तो इंडिया में बार बार रिफॉर्म आए, उसके बाद एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए आया, राइट टू एजुकेशन आया, तब जाकर चाइल्ड लेबर की एज आज इंडिया में 14 साल है। भाई इंडिया में कोई चाइल्ड लेबर 18 साल नहीं है। हम लोग बोलते हैं 14 साल का बच्चा केवल पढ़ेगा। अगर आप 15 से 17 के बीच में हैं, ठीक है, तो आप किसी हार्मफुल जॉब में नहीं जाओगे। काम करो बट आप किसी हार्मफुल ऑक्यूपेशन में नहीं जाओगे, जैसे बम बनाने की फैक्ट्री में, केमिकल फैक्ट्री में, माइनिंग इंडस्ट्री में नहीं जाओगे। एक बार तुम 18 के हो जाओ, फिर तुम कहीं मरो, तुम बम में बट के मरो, तुम केमिकल सूंघ के मरो, तुम मिट्टी में दब के मरो। 18 साल का बच्चा हम लोग मैच्योर मानते हैं, ठीक है, मगर देखो सच्चाई तो कुछ और ही है। मैच्योर तो इंडिया में 27 का भी नहीं होता। बोल के देखो ना मम्मी के पापा के सामने, देखो ये है वरुण, सॉरी वरुण तो क्लास में है, इनसे शादी करनी है, मुंह पे बोल के देखो कभी पेरेंट्स के सामने, तुम्हें बताएंगे। तुम्हारा ना जस्टिन बीबर बना दिया इन्होंने। आगे चलते हैं यार, इसकी शादी कब खत्म हो रही है? 20 जुलाई। मैं दुनिया को समझ में आ गया है, पैसा है इसके पास है? इतना मतलब, चलो यही तो बोल रहे हैं सब। मगर मैम ये मैंने ना कभी इस पे रील बनाई थी आज से 7 महीने पहले, तब अनंत अंबानी की शादी भी नहीं हुई थी। तब मैंने पहले ही बोल दिया था कि इसकी प्राइस बढ़ेंगे जियो के, एयरटेल के, क्योंकि वो ट्राई की रेगुलेशंस आ गई थी ना इन लोगों के ऊपर, फाइन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। अब उस फाइन को तुम लोगों से ही लेंगे। वो बात अलग है कि शादी के टाइम पीरियड में बढ़ाया जा रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि ये खर्चा हमसे निकाल रहा है। तो हाँ, लॉर्ड रिपन के बारे में लास्ट पॉइंट लिख लीजिए। ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 was passed। अच्छा वरद, सॉरी सर, एक तो स्क्रीन छोटी है ना, मुझे लगा वरुण है। ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 was passed which prohibited child labor in India, which prohibited child labor in India। एक बार मैं लॉर्ड मेयो के बारे में आपको बता दूं, सर वरद ने बोला था, एक बार उसको एक्सप्लेन कर लेता हूं, 2 मिनट लगेंगे बस। लॉर्ड मेयो 1869 से सर 72 के बीच में आते हैं, और इन्होंने स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना करी थी। स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया आज के डेट में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, एनएसओ है। एनएसओ है जो सारे आंकड़े आपको बताती है, जैसे हमारे जीडीपी ने इतने का ग्रोथ दिखाया, हमारा फॉरेन रिजर्व इतना बढ़ गया, हमारा जीडीपी टू डेट रेशियो इतना हो गया। ये सब एनएसओ, मतलब जितनी डिटेल्स आती है ना नंबर्स में, वो सब एनएसओ देता है। तो स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका पुराना नाम है, आज ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ये लॉर्ड मेयो ने करवाई थी। इनके टाइम पीरियड में इंडिया का पहला सेंसस हुआ था 1872 में सर, मगर वो कंप्लीट सेंसस नहीं था, जैसे कि मैंने आपको बोला। इसमें इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बनवाया था अपने टाइम पीरियड में, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लाने के लिए, और राजकोट कॉलेज की स्थापना करी थी, कॉलेज ऑफ अजमेर की स्थापना इन्होंने करी थी। और उसके बाद ये लास्ट वाइस रॉय है जिनका मर्डर अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में हो जाता है 1870s में। 1872 में ही इज द लास्ट एंड द ओनली वाइस रॉय टू बी मर्डर्ड इन ऑफिस। आज तक किसी भी वाइस रॉय का कत्ल इंडिया में नहीं हुआ है। हाँ, कोशिशें बहुत हुई हैं, बट लॉर्ड मेयो इज द ओनली वाइस रॉय टू बी मर्डर्ड। उसके बाद आपने मेरे साथ रिपन के बारे में पढ़ा। रिपन के बारे में लास्ट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा फैक्ट्री एक्ट 1881, जिसने प्रोहिबिट किया था इंडिया में चाइल्ड लेबर। चलिए जी, उसके बाद चलते हैं उस आदमी के बारे में बात करते हैं जो अपने नाम से बिल्कुल मैच कर रहा है। नाम है इसका लॉर्ड डफरिन। डफर आदमी था ये, 1 नंबर का, क्योंकि इसने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनवाई है।
अब मुझे नहीं पता तुम क्यों हंस रहे हो, सबके अपने अपने कारण हो सकते हैं। 1880, मैंने कुछ बोला ही नहीं कांग्रेस के बारे में। नहीं मैम, मेरा अलग है, मैं तो पढ़ा रहा हूं ना बेटा, तो मेरा तो पढ़ाई वाला होगा। 1884 से 88 में आया ये। इसने मतलब देखो, अगर सही माना जाए तो कांग्रेस अभी अच्छी पार्टी मान के चल रहा है, ठीक है, तो है ही, बिल्कुल अच्छी है ही। हाँ जी, हाँ बहुत बढ़िया पार्टी है यार, क्या टेंशन ही नहीं कोई। अब इस आदमी ने बनवाई इंडियन नेशनल कांग्रेस ये सोचकर, देखो मैं ना ये हमेशा अपनी क्लास में बताता हूं, जब तक किसी से अपना दिल नहीं खोलोगे ना, लाइक अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताओगे जब तक, तब तक वो काट नहीं सकता आपका। देखो खुद का कटवाने के लिए पहले बताना पड़ता है। देखो ये मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं जिंदगी का, बाद में तुम मेरे को याद करोगे, ये बिल्कुल रियलिटी है इस लाइफ की। अगर तुमने किसी को कुछ नहीं बताया तो सही चल रहे हो, जैसे ही तुमने बता दिया, अपना दिल खोला, इमोशंस खोले, फिर वो इमोशंस के साथ लूडो खेलेगा या खेल भी सकती है, दोनों तरफ बोल रहा हूं जी। तो यहां पर यही आदमी उसकी तरह ही है। लॉर्ड डफरिन को यह लगा कि यार इंडिया के ना इमोशंस खुलवाओ। पिछली बार ये सब भर भर के बैठे थे और एकदम से 1857 का रिवॉल्ट कर दिया इन्होंने। भरे तो सारे ही बैठे थे, बस वेट कर रहा था कि बस कोई चिंगारी लगा दे, फटेंगे तो सब। तो यहां पर वो काम दोबारा ना हो, इसने क्या बोला कि यार इनको एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव दे दो, एटलीस्ट ये लोग ना पॉलिटिकली यूनिफाइड होके हमारे पास आएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे, फिर हम इनको मीठी सी गोली खिला देंगे कि सर हमने सुन लिया आपकी प्रॉब्लम, हम आगे बात करेंगे जैसे कि सरकार बोलती है, और हो जाएगा आपका काम। और होना तो क्या ही है, 3-4 साल 5 साल के बाद भूल ही जाओगे तुम, फिर तुम्हारी डिमांड्स अलग होंगी, फिर ये तुम्हें फिर बोलेंगे कि आपके डिमांड हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया सर, आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, आपने हमें बता दिया। तो ऐसे में ना ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने आप को बेटर इक्विप कर पाएगी। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस इसलिए बनवाई गई थी। मगर ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बाद में जाकर इनको ऐसा लगा कि इन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि तब तो कांग्रेस अच्छी थी, कांग्रेस आज भी अच्छी ही है, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस की अगुवाई में ही शुरू हुआ था इंडियन नेशनल स्ट्रगल मूवमेंट। तो आइए बात करते हैं, पहला पॉइंट डफर ने क्या किया। ही फाउंडेड, या ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड लिखना, इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड बाय एन एक्स British civil servant. Indian National Congress was founded by an ex-British civil servant, A.O. Hume. कांग्रेस की स्थापना संस्थापक खुद एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट ने किया है, नाम है A.O. Hume, in 1884. Indian National Congress was founded by an English ex-British civil servant, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम पूरा नाम है वैसे इनका, A.O. ह्यूम आप लिख सकते हैं। लॉर्ड डफरिन के टाइम पीरियड में बस इतना ही लिखना है, फिर इसको वापस बुला लिया गया था कि बस अब तुम वापस आ जाओ। डफरिन के बाद इंडिया में आए लॉर्ड लैंसडाउन, जिसके ऊपर वो हिल स्टेशन भी है उत्तराखंड में, जिम कॉर्बेट के ऊपर। कभी गए हो? नहीं, वैसे बेकार जगह है क्योंकि कैंट एरिया है, नहीं वहां पे तारकेश्वर मंदिर है देखने वाला, वो ही अच्छा है। लैंडस्टोन वैसे शांत जगह है, मतलब बहुत ही ज्यादा शांत, पूरा मिलिट्री कैंट एरिया है मैम, तो आपके फोन वोन नहीं चलेंगे जब तक आप मिलिट्री कैंट में नहीं हो। तो पूरा लैंडस्टाउन जो है वो इन्होंने डेवलप किया था। लैंडस्टाउन कभी आप जाएं तो वहां पर आज पानी की बहुत किल्लत है, क्योंकि पूरे लैंडस्टाउन की पहाड़ियों में पाइन ट्रीज देखने को मिलेंगे आपको। पाइन ट्रीज इंडिया के इंडिजिनस नहीं है। जो पाइन ट्रीज आप देखते हो ना, ये इंडिया में मिलते ही नहीं थे। पाइन ट्रीज की सबसे बुरी चीज क्या है कि ये हवा से मॉइस्चर, ये जमीन से मॉइस्चर सोखता है, हवा में छोड़ देता है। मतलब जहां पर आपने पाइन ट्री लगा दिया ना, वहां पर कभी दलदल नहीं होगा, पानी रुकेगा ही नहीं, बट ये ग्राउंड वाटर सारा खत्म कर देगा। तो ये पाइन ट्री की सबसे बड़ी दिक्कत है। पाइन ट्री के जो पत्ते होते हैं ये सूखते भी बहुत जल्दी है, और सूखने के बाद नीचे बिल्कुल वो हो जाते हैं, मतलब इकट्ठे हो जाते हैं। इसको पिरुल कहते हैं, PIRUL, पिरुल। इसमें आग बहुत जल्दी लगती है। पहाड़ों में जो आग लगती है ना फॉरेस्ट में, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ पाइन ट्रीज। आज इंडिया के लिए अभिशाप है ये, बट आप इसको निकाल ही नहीं पा रहे हो।
क्योंकि ये एक नहीं है, इनकी तादाद लाखों में बढ़ गई है। अब आइए बात करते हैं लॉर्ड लैंसडाउन ने क्या किया। लिखिए, ही पास्ड फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1891। ही पास्ड फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1891। बस 11 बजे छोड़ दूंगा बेटा आपको डॉट। हाँ, फिर सर की भी क्लास है ना आज, पहले उन्हीं की क्लास थी, मुझे बताया नहीं था किसी ने। ही पास्ड फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1891। 1891। देखो इंडिया में क्या था इससे पहले, आप लोगों को वीकली ऑफ भी नहीं मिलते थे, कोई आप लोगों का नंबर ऑफ आवर्स डिसाइडेड नहीं होते थे, कितने घंटे आपको फैक्ट्री में काम करना है। तो फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1891 ने क्या किया था, लिख लीजिए, इट ग्रांटेड वीकली हॉलीडेज। इट ग्रांटेड वीकली हॉलीडेज। इट ग्रांटेड वीकली हॉलीडेज एंड स्टिपुलेटेड वर्किंग आवर्स। इट ग्रांटेड वीकली हॉलीडेज and stipulated working hours. And stipulated working hours. Next point, during his time period, Durand Commission was, during his time period, during his time period, Durand Commission was appointed. During his time period, Durand Commission, D-U-R-A-N-D, Durand Commission was appointed under the leadership of Mortimer Durand. Under the leadership of Mortimer Durand. इससे कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? डुरंड लाइन नहीं? हाँ, क्या क्या? हाँ, कुछ है ऐसा ही। तो under the leadership of Mortimer Durand, and this commission defined under the leadership of Mortimer Durand, and this commission, कौन सी कमीशन? ये Durand commission, and this commission defined the international border line between India and Afghanistan, and this commission defined the international border line between India and Afghanistan. The international border line between India and Afghanistan. ये वाला पोर्शन जो आपको छोटा सा दिख रहा है ना, ये अफगानिस्तान है। दिस इज कंप्लीट इंडिया। इंडिया अफगानिस्तान का ये वाला बॉर्डर जो है ना, दिस इज जस्ट 106 किलोमीटर लॉन्ग, 106 किलोमीटर बड़ा है। और यही बॉर्डर लाइन को आप डुरंड लाइन कहते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया अफगानिस्तान इज कॉल्ड डुरंड लाइन। डुरंड लाइन को बनाया किसने था? मोर्टाइमर डुरंड, 1893। उस टाइम पर इंडिया में कौन से थे वाइसरॉय? लॉर्ड लैंसडाउन। तो इसका मतलब अफगानिस्तान अलग कर दिया था, अखंड भारत से अफगानिस्तान अलग हो गया था। तो 1893 में अफगानिस्तान वॉज सेपरेटेड। चलिए जी, लॉर्ड लैंसडाउन के बारे में केवल इतना ही पढ़ना था। इसके बाद मैम इसका टाइमलाइन लिख लीजिए, 1888 टू 94। लॉर्ड लैंसडाउन का टाइम पीरियड है 1888 टू 94। चलिए जी, उसके बाद आ रहा है वो इंसान जिसने ऑलमोस्ट पूरा की पूरा खिलाई पलट के रख दिया। इंसान है, इसका नाम है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, CURZON, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का टाइमलाइन लिख लीजिए, 1899 से 1905। 1899 टू 1905, बिल्कुल बीच में 4 साल और है, वो मैंने नहीं लिखवाया। उस टाइम पर एल्गिन सेकंड था, उसने कुछ खास किया नहीं है, इसलिए उसका नाम नहीं लिखा हम लोगों ने। लॉर्ड कर्जन 1899 टू 1905, ये इंडिया के वाइसरॉय बनकर आ गए। मैं एटलीस्ट आपको 20th सेंचुरी में ले आया हूं। अब 1947 तक का हिस्ट्री पढ़ना है हम लोगों ने, 1905 तक हम ऑलरेडी पहुंच गए हैं। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? पहला पॉइंट, ही पास्ड इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट। ही पास्ड इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट ऑफ 1904। He passed Indian Universities Act of 1904. Indian Universities Act of 1904, under which University Grants Commission was established.
अंडर विच यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन वॉज स्टेब्लिश्ड। अब ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन क्या है? ये यूजीसी जिसको आप बोलते हैं, इसकी स्थापना 1904 में हो रही है। आज के डेट में यूजीसी कहलाती है, उस टाइम पे ऑब्वियसली इट वाज नॉट यूजीसी। केवल मैं ये बता रहा हूं कि अगर आपसे पूछा जाए ना कि आज की बॉडी जो यूजीसी है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1904। उसके बाद नेक्स्ट, ही अपॉइंटेड अ पुलिस कमीशन he appointed a police commission under the leadership of Sir Andrews Fraser. He appointed a police commission under the leadership of Sir Andrews Fraser. Sorry. इसका काम क्या था पुलिस कमीशन का? पुलिस कमीशन का काम यह था कि हर प्रोविंस का जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उस पर नजर बना के रखना, ये देखना कि पुलिस वाले काम कैसे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सारी चीजें मैनेज करना, ये इस आदमी का काम था। अच्छा काम किया इसने। नेक्स्ट, फिर मैंने वो चीज जो बताई थी आपको, ब्रिटिश ये लॉ अब जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था 1904 में, इसको अमेंड किया है सरकार ने। और ये ना मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने वाला एक्ट है। हम लोग क्या देखते हैं ना, कभी हम मॉन्यूमेंट्स में जाते हैं तो हर पेड़ के ऊपर ना कुछ नाम गड़े होते हैं, जिसमें तुम राजू, प्रिया और बीच में तीर, उन सभी तीरों पर ना कोई लॉ नहीं था, अब आ गया है। तो अब सरकार वही तीर निकाल के बिल्कुल डालेगी आप में। तो अगर बाई चांस मॉन्यूमेंट्स को खराब करता हुआ दिख गए, अगर अभद्र सीन भी आपके दिख गए मॉन्यूमेंट्स में, तो भी मतलब अभद्र का मतलब मैम वल्गर हो गया, जो कि अक्सर किया जाता है। हुमायूंस टूम के पार्क में चले जाइए, लोधी गार्डन्स पूरा ही बदनाम है, ये सब चीजें। तो इस बार जो सजा है वो हमने 3 साल की रखी है, जिसको बढ़ाकर 7 ईयर्स तक हो सकती है। ये कॉग्निजिबल ऑफेंस की कैटेगरी में अभी तक तो नहीं आया है, बट आ सकता है बहुत जल्दी, अगर इसी तरीके से सरकार चलती रही। जैसे हम लोगों ने नीट के पेपर लीक के बाद एक बढ़िया सा लॉ बना दिया, तो उस तरीके से यहां पर भी ऐसा है। पहली बार इंडिया के मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ आ रहा है, लिख लीजिए, ही पास्ड एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1904। ही पास्ड एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1904। ही पास्ड एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1904। तो कौन करेगा प्रोटेक्ट एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स को? लिख लीजिए, अंडर दिस लॉ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश्ड। अंडर दिस लॉ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश्ड। क्या है एएसआई? एएसआई मैम वो बॉडी है सर जो गड़े मुर्दे उखाड़ती है, और वो तब तक नहीं उखाड़ती गड़े हुए मुर्दों को जब तक वो मुर्दा 10-12 हजार वोट ना दे जाए। जैसे ज्ञानवापी मॉस्क के नीचे देखो इस बार तो हालत खैर सारी बहुत बुरी रही, अभी ये इस पर समीक्षा कर रहे हैं, इनकी समीक्षा ही खत्म नहीं हो रही है। बट देखा जाए इस बार सारी चीजें अगेंस्ट में गई। जैसे पूरे साल में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, इस पर क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के लिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आएगा। और सर 2017 से ये स्कीम चल रही है, 18 में इंप्लीमेंट हुई पहली बार। सुप्रीम कोर्ट की आंखें बंद थी क्या? लोग तो यही पूछ रहे हैं कि भाई 6 साल तक कहा था। वैसे तो बात बात पर ये लोग आंसर दे देते हैं। 2024 के फरवरी में ही ऐसा क्या हुआ कि आपने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को बैन कर दिया? चल तो 2018 से रही है ना? तो ऐसा एकदम से क्या हुआ? एक तो ये वाला मामला सामने आया, दूसरा मणिपुर वायलेंस, तीसरा फार्मर्स प्रोटेस्ट। फार्मर्स का प्रोटेस्ट होना एक बड़ी चीज थी इलेक्शन से पहले, ये सभी को पता था कि फार्मर्स का प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। और पंजाब में एक भी सीट ना आना बीजेपी के, अमृतपाल सिंह जीत जाना, वो भी एक बड़ा कॉज है। खालिस्तान चिल्लाने वाला आदमी जीत जाए पंजाब से, तो दोबारा से पंजाब में क्या टेररिज्म वापस आ रहा है, इसके ऊपर भी लोग काफी चिंतित है। हाँ वही ना मैम, बड़ा मुश्किल है। तो क्योंकि इस बार ना सब कुछ बहुत अगेंस्ट में चलता चला गया, कुछ समझ नहीं आया। और फिर भी इन लोगों ने गवर्नमेंट बना ली, ये बड़ी बात थी। बट इस बार इनकी गवर्नमेंट भी नहीं बननी थी। बट प्रॉब्लम लोगों के पास में कहीं ना कहीं ये भी थी कि लाइक ऑपोजिशन कैंडिडेट बहुत स्ट्रांग नहीं था। ऑपोजिशन वैसे बहुत स्ट्रांग थे, बट कैंडिडेट कोई दिख नहीं रहा था हम लोगों को पीएम लेवल का।
ठीक है, बट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आप लोग एक बार इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को ढंग से पढ़ के जाना। मेरे को लगता है मेंस में एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा हाईलाइटेड मुद्दा रहा था आप लोगों के लिए। इसके बाद आगे चल रहे हैं, लॉर्ड कर्जन के बारे में लिख लीजिए। अच्छा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मैंने आपको बता दिया। उसके बाद लिख लीजिए, ही पास्ड द इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट। ही पास्ड द इंडियन कॉइनेज, he passed the Indian Coinage and Paper Currency Act 1899. He passed Indian Coinage and Paper Currency Act 1899, and he put India on gold standards. And he put India on gold standards. He put India on gold standards. मतलब देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी ना सोना खरीदता रहता है, पता, गोल्ड हम लोग खरीदते हैं। एक तो गोल्ड आप लोग खरीदते हो, और एक गोल्ड हमारा रिजर्व बैंक भी खरीदता है। हमारा रिजर्व बैंक क्यों खरीदता है गोल्ड? तो ये 2008 के बाद हमें झटका लगा। 2008 में आया था, विश्व में मंदी आ गई थी, जिसको आप बोलते हैं द ग्रेट रिसेशन ऑफ 2008। इंडिया में हालांकि उसके ज्यादा प्रभाव देखे नहीं गए थे, बट रिसेशन के बाद हम लोगों को पता लगा कि यार ये जो डॉलर वॉलर हम लोगों ने रखे हुए हैं ना अपने रिजर्व में भर भर के, ये डॉलर भी कोई अपना क्रेडिबल करेंसी नहीं है। क्रेडिबल करेंसी मतलब तुम लोगों ने डॉलर भर के तो रख लिए, क्या पता कल को ये डॉलर ही मारा जाए। तुम लोगों ने डॉलर भरे अपने फॉरेन रिजर्व में ये सोचकर कि हर जगह डॉलर ही चलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने डॉलर भर लिया, आपने पाउंड नहीं भरा, आपने स्टर्लिंग नहीं भरा, आपने कुछ नहीं भरा। कुछ सालों के बाद आप देखते हैं कि डॉलर की सुप्रीमेसी खत्म और पाउंड स्टर्लिंग की सुप्रीमेसी ऊपर, या येन की सुप्रीमेसी आ गई, या युआन की सुप्रीमेसी चलने लगी। आपके पास तो है नहीं, आपको तो नुकसान हो गया ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ये फॉरेन करेंसी के रिस्क को मिटिगेट करने के लिए ना उसी डॉलर से अपन सोना खरीद लेते हैं, क्योंकि वर्ल्ड चाहे कहीं भी जाए, गोल्ड गोल्ड है, वो तो हर करेंसी के बदले चलेगा ना। तो अब आरबीआई जब गोल्ड खरीदता है तो उस पर आरबीआई को कोई टैक्स नहीं देना। आप लोग खरीदोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, जिसको इंपोर्ट ड्यूटी बोलते हैं, क्योंकि इंडिया है सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, और सबसे ज्यादा हम लोगों का जो डिमांड है वो इंपोर्टेड गोल्ड से ही पूरा होता है इंडिया में, क्योंकि गोल्ड कहां प्रोड्यूस होता है। तो यहां पर वो सारी चीजें हैं, जिस कंट्री के पास जितना गोल्ड होगा ना यार, उसकी करेंसी उतनी स्ट्रांग होगी। जैसे आज की डेट में हमारा जो डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपी का वीक होना, ये दर्शाता है कि आपके पास गोल्ड स्टैंडर्ड्स, मतलब आपके पास गोल्ड नहीं है, या गोल्ड कम है, या पिछले साल के मुकाबले इस बार गोल्ड रिजर्व कम हो गए हैं। अगर गोल्ड रिजर्व बढ़ता है कंट्री का, तो आप किसी भी करेंसी से अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो इंडिया को पहली बार वर्ल्ड गोल्ड स्टैंडर्ड्स पे डालने वाला ये इंसान था, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड स्वदेशी मूवमेंट, ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड Swadeshi movement started on 7th of August 1905. During his time period, Swadeshi movement started on 7th of August 1905. बहुत बार लोग बोलते हैं कि महात्मा गांधी जो बोलते थे ना कि मैं क्या हैंडमेड गुड्स यूज करो, इंडियन मेड गुड्स यूज करो, वो इनका खुद का आइडिया नहीं था। इंडिया में वो बात पहले भी हो चुकी है। स्वदेशी मूवमेंट इंडिया में 1905 में आया था। स्वदेशी मूवमेंट का मतलब यही था कि आपको इंडियन मेड गुड्स यूज करने हैं, आपको ब्रिटिश गुड्स पूरी तरीके से छोड़ देने हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग ब्रिटिश गुड्स को परचेज करते हो ना, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही पैसा दे रहे हो कि वो आपको एक्सप्लॉइट करे। तो स्वदेशी मूवमेंट आया। स्वदेशी मूवमेंट ने क्या बोला कि कोई भी इंसान ना ब्रिटिश मेड कपड़ा नहीं खरीदेगा, क्योंकि कपड़ों में इन लोगों ने बहुत पैसे कमाए। क्योंकि इंडिया में खादी की जो आज की डेट में कंडीशन है ना कि खादी कोई पहनना नहीं चाहता, वो इन लोगों ने खराब करी है। नहीं तो वर्ल्ड में इंडिया पहले नंबर पर आता था कभी कॉटन टेक्सटाइल्स को बेचने में। आज कॉटन टेक्सटाइल इंडिया के बिकते ही नहीं है अगर देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि हॉजरी हो गया, पॉलिस्टर कॉटन हो गया, कई सारे कपड़े आ गए हैं। 200, 300, 40 रुपए में कपड़े मिल जाते हैं। सरोजनी नगर में जाओ तो भाई है ही वहां पर, और वो 40 का भी तुम्हें फ्री में ही चेप जाए, क्या पता, क्योंकि बार्गेनिंग तो गजब होती है उधर। तो यहाँ पर अगर आप खादी का खरीदने जाएंगे तो खादी वुड कॉस्ट यू बहुत प्यार से 600-700 रुपए, इससे कम का खादी मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पर खादी इंडस्ट्री को इन्होंने टारगेट बनाया कि इंडिया के हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स की रोजी रोटी छिन जाए।
सिंपल सी बात। तो यहां पर स्वदेशी मूवमेंट ने क्या बोला कि कोई भी ब्रिटिश मेड गुड नहीं खरीदेगा, इंडियन मेड गुड खरीदो। यार आप खरीद तो लो, बट पैसा कहां है आपके पास? आप खरीदोगे तो उससे पहले आपका काम भी तो चलना चाहिए। बाकी लोग तो खरीद नहीं रहे हैं, आप अकेले खरीद के क्या करोगे? इसलिए ज्यादा चला नहीं है। और उस समय ना सारे मूवमेंट चला करते थे बांग्लादेश के ढाका से। ढाका यूज्ड टू बी रामलीला मैदान ऑफ दिल्ली। जैसे कभी भी कोई मूवमेंट चलाना हो ना, तो दिल्ली के रामलीला मैदान में जंतर मंतर में बैठ जाओ आके, सारे मीडिया आपको कवर करेंगे। उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर कोई रिवॉल्ट चलाना होता था तो बांग्लादेश के ढाका से चलते थे। अब लॉर्ड कर्जन को यह लग रहा है कि यार गलती कर दी कांग्रेस बना के, क्योंकि कांग्रेस की अगुवाई में ही हो रहा था ये सारा काम। तो अब लॉर्ड कर्जन क्या कर रहे हैं, ये बंगाल के ही पार्टीशन को अनाउंस कर दे रहे हैं। अब बंगाल कितना बड़ा था, इसको पार्टीशन क्यों करना था? आप सोच के चलिएगा, अभी पूरा बिहार आज का, पूरा वेस्ट बंगाल, पूरा नर्दर्न उड़ीसा, उड़ीसा का नर्दर्न पोर्शन, ठीक है, पूरा असम और पूरा बांग्लादेश, आज का पूरा बांग्लादेश, पूरा असम, वेस्ट बंगाल, बिहार और नर्दर्न उड़ीसा, ये पूरा एक ही प्रोविंस होता था जो बंगाल होता था। हाँ, वो तो उसका तो मैम डिवीजन ही नहीं हुआ ना, तो पूरा बिहार में मैंने इसलिए ले लिया उसे। तो इसलिए मैंने बोला कि पूरा एक इतना बड़ा प्रोविंस, अंग्रेजों ने क्या बोला कि सर इस प्रोविंस को बांट इसलिए रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा था, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स निकल के आ रही थी, हम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला पा रहे। मगर असली कारण क्या था कि कांग्रेस को वीक करना है। बंगाल के पार्टीशन को इसलिए अनाउंस किया गया हिंदू मुसलमान करवाने के लिए, क्योंकि बंगाल को पार्टीशन बड़े स्टाइल में किया गया था, जिसमें वेस्ट बंगाल में हिंदू डोमिनेटेड सेक्शन रखे गए और ईस्ट बंगाल हुआ आपका मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंस। और पहली बार ये हिंदू मुसलमान का बीज आपके दिमाग में आ रहा है, तो लिख लीजिए लास्ट पॉइंट कर्जन के लिए। इन ऑर्डर टू वीकन द स्वदेशी मूवमेंट, in order to weaken the Swadeshi movement, in order to weaken the Swadeshi movement, Lord Curzon announced, in order to weaken the Swadeshi movement, Lord Curzon announced partition of Bengal. Lord Curzon announced partition of Bengal on 16th October 1905. Lord Curzon announced partition of Bengal on 16th October 1905. अब यहां पे कमाल की चीज सुनिए, मैं क्यों बोल रहा हूं यहां पर इतनी उससे श्योरिटी से कि ये हिंदू मुसलमान ही करवा रहे थे, क्योंकि ये पार्टीशन अनाउंस हुआ है बस, ये पार्टीशन कभी हुआ ही नहीं। बंगाल के पार्टीशन को बस अनाउंस किया गया, ये पार्टीशन कभी हुआ ही नहीं। और 1911 में इस पार्टीशन को कैंसिल ही कर दिया गया। और कैंसिल क्यों किया गया? क्योंकि अगले साल ना 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनने वाली है। कांग्रेस के सामने उसकी ही अपोजिशन पार्टी लाकर खड़ी कर दी इन लोगों ने, जिसका नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पड़ा। और मुस्लिम लीग को क्यों बनाना चाह रहे थे वो तो हमको समझ में आ ही रहा था, क्योंकि इंडिया में कांग्रेस की सुप्रीमेसी को चैलेंज देने वाली कोई पार्टी नहीं थी। तो अब यहां पर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इन लोगों की अच्छे से समझ में आ रही है। तो लॉर्ड कर्जन का ये पार्टीशन बंगाल का। एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, कभी पूसा जाओगे, पूसा पता है नारायणा विहार के सामने एक एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट है, पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से फेमस है। हाँ, दिल्ली में ही वो पूसा इंस्टीट्यूट सारी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, जैसे चावल के नए नए बीज, जैसे गेहूं के नए नए बीज, HYV सीड्स जो उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन में आए थे, वो सारे यहीं से निकलते हैं, दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट से। तो लिख लीजिए, ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर, ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एट पूसा, एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एट पूसा इन बिहार was established. एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एट पूसा इन बिहार, ये बिहार का ही पूसा इंस्टीट्यूट है जो यहां पर उठकर आया है, इसलिए इसका नाम पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रखा गया। एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एट पूसा इन बिहार ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एट पूसा इन बिहार वॉज स्टेब्लिश्ड। इसको स्टेब्लिश किया जाता है। चलिए जी, लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड खत्म और अब आ रहे हैं इंडिया में लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो, वो मिंटो जिसके याद पे तुम मिंटो ब्रिज भी बनाया है, जो हर साल पानी में भरता है,
ये जानते हुए भी कि इस बार भी भरेगा, कोई हाइड्रोलिक पंप नहीं लगाए। वैसे भर तो इंडिया पूरा ही रहा है। जैसे असम की बाढ़, एक बार देखो जरा न्यूज़पेपर्स में, आपको समझ में आएगा। असम जानलेवा बाढ़ आ रही है वहां पर, मतलब पूरा पूरा घर ही डूब जा रहा है, छत पे नहीं बच रही। आइए बात करते हैं लॉर्ड मिंटो। 1905 में ये इंसान आया, 1910 तक रहा, 1905 से 1910। और लॉर्ड कर्जन जो करना चाहते थे वो आखिरकार लॉर्ड मिंटो के टाइम पीरियड में पूरा होता है। तो लिखिए क्या, इन 1906 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, in 1906 all India Muslim League was established. All India Muslim League was established by Salimullah Khan and Aga Khan. By Salimullah. By Salimullah Khan and Aga Khan. All India Muslim League was established by Salimullah Khan and Aga Khan. अब यहां पर ना कांग्रेस पार्टी भी बस टूटने ही वाली है। अब कांग्रेस पार्टी टूटने की वाली है। 1885 में ये लोग बने, 1906 में मुस्लिम लीग बनकर तैयार हो गई। 21 साल तो ऑलरेडी हो गए इन्हें, देखा जाए तो। और 21 साल में अब इनकी पार्टी ने क्या किया, वो इनकी पार्टी वाले एनालिसिस कर रहे हैं कि कांग्रेस ने आखिरकार क्या किया 21 सालों में। कौन सी ऐसी चीज थी जो ब्रिटिशर्स ने आज तक आपकी मान ली, जबकि मैं तो मुंह पर ही बोल रहा हूं कि ब्रिटिशर ने आपका कुछ नहीं माना। उन्होंने तो कांग्रेस बनाई केवल तुम्हारा पपलू बनाने के लिए थी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनी थी ना, तब उसके स्टार्टिंग के सारे लीडर्स जो थे वो सब वेस्टर्न एजुकेटेड थे। लाइक जब आप, इफेक्ट है 7-8 दिन अगर आप फॉरेन कंट्री से काट कर इंडिया में आते हो ना, तब वो स्टॉप लाइन से पहले गाड़ी को रोकना, राइट हैंड साइड कार चलाना, लेफ्ट होने से पहले इंडिकेटर देना, पेडिस्ट्रियन देखते ही दूर से रुक जाना, ये सब आप इंडिया में करते हो 7-8 दिन, क्योंकि आपको लगता है आओ बी द चेंज आई वांट टू सी, महात्मा गांधी। उसके बाद जब तुम रोड पर उतरते हो और जब तुम मौत का सामना देखते हो अपने आमने सामने, क्योंकि इंडिया में तो है कि पेडिस्ट्रियन को देखते ही गाड़ी की स्पीड बढ़ा लो कि इससे पहले ये रोड क्रॉस करे मेरी गाड़ी निकल जानी चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस कर लो, रेड लाइट पार करके बिल्कुल बीचों बीच कार रोको। और जैसी बाइक स्कूटर वालों को तो ये ऑटोनॉमी होती है कि बीच बीच में से निकालकर बस सबसे आगे। किस चीज की जल्दी है वे तुम्हें? है सबसे इंपॉर्टेंट, अगर तुम इतने ही पंचुअल हो तो सालों अभी भी बाइक पे ही चल रहे हो। अगर इतनी ही टाइम की वैल्यू है इन्हें, मैं बाइक वालों को बोल नहीं रहा हूं कुछ, मैं केवल बता रहा हूं। इनको इस चीज की जल्दी है कि यही प्राइम मिनिस्टर है और यही टाइम पर पहुंचकर पैसा कमाकर गाड़ी ले लेंगे। तो अब यही सारा कुछ होता है यहां पर। तो उसके बाद 1 महीने के बाद तुम अपने असल इंडियन रूप में आते हो दोबारा से कि यहां पर तो नहीं चलेगा भैया। जैसे ये सब चीजें ना इस आदमी ने भी करने की सोची, अगर हम लॉर्ड मिंटो की बात करते हैं, बट कुछ ज्यादा कर नहीं पाया ये आदमी। तो लॉर्ड मिंटो के बारे में जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि इंडियन मुस्लिम लीग बन चुकी है। अब कांग्रेस पार्टी वाले ही कांग्रेस की फिरकी ले रहे हैं कि सर 21 सालों में आप लोगों ने क्या किया। फिर सूरत में इनकी मीटिंग होने वाली थी, सूरत गुजरात में। कांग्रेस की ना हर एक मतलब पूरे साल में एक मीटिंग होती है जिसको ये एजीएम कहते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग। तो कांग्रेस की हर साल होती है और हर साल की मीटिंग में कोई एक बनता है प्रेसिडेंट। वो तो बात अलग है कि अब इन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिया, तो कई सालों तक तो सोनिया गांधी यही बनी रही, फिर राहुल गांधी बने बीच में, मतलब गांधी फैमिली से ही बनता हुआ हम देख रहे हैं। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर होने वाला था सूरत में सेशन और इनको पहले से ही पता था कि इस बार तो पंगा पड़ेगा ही पड़ेगा। और सूरत के सेशन का चेयरमैन रखा गया था बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक वाज वेरी हैप्पी कि चलो ठीक है भाई, अब मैं इसका प्रेसिडेंट हूं तो सूरत में ये बात उठाऊंगा कि कांग्रेस ने आखिरकार किया क्या। आपने एंड मोमेंट पे ना बाल गंगाधर तिलक को चेंज कर दिया। लाइक उनको बताया भी नहीं कि सर आप चेयरमैन नहीं हो, अब राज बिहारी घोष बनेंगे। और राज बिहारी घोष जैसे ही चेयरमैन बनते हैं, बाल गंगाधर तिलक यहां पर बिगड़ जाते हैं कि सर ये तो गलत किया आपने, इसका मतलब आप जानते हैं कि आपने कुछ नहीं किया। और यहां पर वो 3 नाम बहुत फेमस हो जाते हैं, लाल बाल पाल। क्यों? क्योंकि ये सब एक्सट्रीमिस्ट है।
एक्सट्रीमिस्ट का मतलब क्या कि सर अपन को नहीं चाहिए अंग्रेज, हम ना तो ब्रिटेन से पढ़कर आए और ना हम पढ़ना चाहते हैं, हमको इंडियन कल्चर बहुत अच्छा लगता है, ब्रिटिशर्स को किसी भी कीमत पर भारत पे रुकने नहीं देंगे। और ये जो ब्रिटेन से पढ़ के आने वाले लोग थे ना, ये जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, बहुत सारे नाम है आपको देखने को मिलेंगे अभी, ये सब ये चाहते थे, अंग्रेजों से बार बार मांग रहे थे कि सर आप इंडिया में रहिए, हम नहीं चाहते कि आप जाएं, आप इंडिया में रहो बट आप हमें गवर्नमेंट इलेक्ट करने का राइट दे दो। इसको कहते हैं हाफ इंडिपेंडेंस, स्वराज। हाफ इंडिपेंडेंस का मतलब स्वराज, कि सर आप जाइए मत, जैसे राष्ट्रपति बैठता है ना, आप राष्ट्रपति बन के रहिए बट पीएम की पावर आप हमें दे दो। एक्सट्रीमिस्ट क्या बोल रहे हैं? एक्सट्रीमिस्ट बोल रहे हैं पूर्ण स्वराज, सर आप भी निकलो अपने राष्ट्रपति को लेकर, इंडिया पर हम खुद संभाल लेंगे। तो यहां पर 1907 का सूरत सेशन होता है, जिसको सूरत स्प्लिट के नाम से फेमस किया गया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बट गई। तो लिख लीजिए। अब आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो मेरे को, क्यों? क्योंकि आप वाइसरॉय के साथ इंडियन नेशनल स्ट्रगल मूवमेंट साथ में मर्ज होता हुआ दिख रहा होगा। मिंटो के बारे में लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। इन 1907 सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस हैपेंड। In 1907, Surat session of Congress happened. Surat session of Congress happened, which became famous as the Surat split. Which became famous as the Surat split. This session was headed by Rash Bihari Ghosh. This session was headed by Rash Bihari Ghosh. This session was headed by Rash Bihari Ghosh. And the Congress was divided into two groups. And the Congress was divided into two groups. Congress was divided into two groups, moderates and extremists. Congress was divided into two groups. पहला ग्रुप है moderates and the second group is extremist. आपका काम क्या है? आपको घर जाके केवल moderate leaders of Congress, extremist leader of Congress लिखने हैं। छान छान के 5-6 नाम लिख लेना यहां पर, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मॉडरेट लीडर। नीचे 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से एक जो मॉडरेट लीडर नहीं है उसको बाहर निकालना होगा। वैसे होगा तो आसान ही क्वेश्चन, बट फिर भी एक बार पढ़ लेना। इसके बाद आगे की बात करते हैं, एक लास्ट, उसके बाद लॉर्ड मिंटो खत्म। ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स वर पास्ड। ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स वर पास्ड। Morley Minto reforms were passed, which were originally known as Indian Council Act 1909, which was originally known as Indian Council Act 1909. ये इंडियन काउंसिल एक्ट ही है जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं आप। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है जी, ये हो गया लॉर्ड मिंटो। मिंटो खत्म, और अब आ रहे हैं लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट इज लॉर्ड हार्डिंग, HARDINGE, लॉर्ड हार्डिंग, HARDINGE। अब इनके समय ना बुढ़ो वापिस आ रहे हैं। महात्मा गांधी 1915 में वापस आ रहे हैं। पूरे एक साल तक महात्मा गांधी घूमते हैं, साबरमती को जगह बनाते हैं कि यहां पर रहेगा तेरा भाई महात्मा। और 1917 से शुरू होता है महात्मा गांधी का आतंक। हाँ, अभी वही लिख रहे हैं मैं। 1910 से लेकर 1916, 1910 से 1916। चलो जी, महात्मा गांधी की तैयारी कर लेते हैं अब हम, क्योंकि इसके आने के बाद ही भारत में शुरू होगा अब। क्योंकि देखो, हम लोगों ने क्यों बोला महात्मा के लिए, क्यों? पहली बात तो महात्मा इनको बोला ही क्यों गया था, काम तो महात्मा वाले थे ही कह इनके। नॉटी गाय। आगे चल रहे हैं। आगे चल रहे हैं। अभी पहले मैं हार्डिंग के बारे में लिखवा दूं, उसके बाद मैं महात्मा पर भी आऊंगा।
माइक बंद करके बताऊंगा, लिख लीजिए 1911 में क्या हुआ। सेकेंड दिल्ली दरबार वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन 1911। सेकेंड दिल्ली दरबार वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन 1911। सेकेंड दिल्ली दरबार वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन 1911 in which the King of Britain George V, in which the King of Britain George V, along with his wife Queen Mary, George V, along with his wife Queen Mary, visited India. George V, along with his wife Queen Mary, M-A-R-Y, Queen Mary visited India. क्या बोला मैंने? 1911 second Delhi Darbar was organized in which King George V, along with his wife Queen Mary visited India. ठीक है, अब यहां पर वो गेटवे ऑफ इंडिया बनने वाला है, जो गेटवे ऑफ इंडिया है, क्योंकि वहीं से एंट्री मारते हैं इन दोनों साल, इनके ही सम्मान में बनाया गया था। और गेटवे ऑफ इंडिया से पहले ही बन गया था ताजमहल होटल। ताजमहल होटल की पहली फोटो देखना आप लोग, जब वो बन के तैयार हो गया था, वो जिसपे 26/11 के अटैक्स हुए हैं। ताजमहल होटल की पहली फोटो में ना आपको सामने कोई गेटवे ऑफ इंडिया नहीं दिखेगा। पहली फोटो में आप देखना कोई गेटवे ऑफ इंडिया नजर ही नहीं आ रहा। अब ताजमहल होटल के सामने ही है गेटवे ऑफ इंडिया। अब कभी जाए मुंबई तो आप, ताजमहल होटल बनाया क्यों गया था? वैसे इसको व्हाइट एलिफेंट ऑफ टाटास भी बोलते हैं, क्योंकि ये टाटा फैमिली के पास में बहुत महंगा पड़ रहा था इन्हें। और मुझे याद है मतलब एक इस ताजमहल होटल का समय एक ऐसा भी आया था कि जब टाटा इंडस्ट्रीज को चला नहीं पा रही थी, तब इसका बेसमेंट आपने गैराज के लिए रेंट पे दे दिया था। लाइक यहाँ पे मैकेनिक्स की शॉप खुल गई थी। सोचिए इतना अल्ट्रा लग्जरी होटल। और खोला क्यों गया था मैं ये भी बता दूं, क्योंकि जमशेदजी टाटा ही वॉज नॉट अलाउड टू एंटर द होटल मेंटेन्ड बाय ब्रिटिशर्स। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे लिखा होता था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, तब इनको लगा ऐसे कैसे यार, तेरे भाई के पैसा कम है क्या? तो फिर बनाया ताजमहल होटल। 15 रुपए, मात्र 15 रुपए प्रतिदिन का रेंट रखा गया था, जो एक नॉर्मल इंसान भी अफोर्ड कर सकता था उस समय। तो आइए बात करते हैं। इंडिया में कुछ कम लोग थोड़ी ना है। जैसे एक मुझे याद है, एक राजा है मैसूर का, उसको रोल्स रॉयस मना कर दी गई थी। उस भाई ने रोल्स रॉयस खरीद के उसको कूड़े की गाड़ी बना दी। इंडिया इज नॉट फॉर नूब्स, इंडिया इज फॉर प्रो। आगे चल रहे, चलिए। लॉर्ड हार्डिंग के लिए, जैसे आपने दिल्ली दरबार लिखा मेरे साथ, इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। 2 अनाउंसमेंट्स वर मेड इन सेकेंड दिल्ली दरबार। इस दरबार में किंग जॉर्ज V 2 अनाउंसमेंट्स अनाउंस करते हैं। 2 अनाउंसमेंट्स वर मेड इन सेकेंड दिल्ली दरबार। कौन कौन सी 2 अनाउंसमेंट्स यहां पर अनाउंस की जाती है? बहुत गजब अनाउंसमेंट्स यहां पर दी गई। पहली अनाउंसमेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज कैंसल्ड। अब हमको समझ में आ रहा है इन लोगों की पॉलिसी डिवाइड एंड रूल की ही थी। पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज कैंसल्ड, बंगाल के पार्टीशन को कैंसिल ही कर दिया गया। पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज कैंसल्ड। और दूसरा, कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज ट्रांसफर्ड, कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। Capital of British India was transferred from Kolkata to Delhi, and 2 British architects were appointed. And 2 British architects were appointed for designing. 2 British architects were appointed for designing New Delhi. नई दिल्ली को डिजाइन करने के 2 आर्किटेक्ट्स अपॉइंट किए गए। दोनों के नाम आपके सामने हैं, एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर। 90% लुटियंस ने ही दिल्ली बनाई है, इसलिए लुटियंस दिल्ली भी कभी के बार आप दिल्ली के नॉर्थ हिस्से को बोल देते हैं। एनडीएमसी जो है ना पूरा, ये लुटियंस दिल्ली कहलाता है। यहां पर आपके पास 7 LKM है। 7 LKM क्या है?
हाँ, पीएम हाउस है भाई, हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का हाउस का नाम 7LKM, हाई सिक्योरिटी जोन। चलिए जी, तो ये दोनों इंसान है जिन्होंने दिल्ली बनाई है, नई दिल्ली। इसके बाद हार्डिंग के बारे में और क्या लिखते हैं, लिखिए। अ बॉम्ब वॉज थ्रोन एट हिम, अ बॉम्ब वॉज थ्रोन एट हिम बट ही एस्केप्ड अनहर्ट। इसको भी मारने की साजिश की गई थी बट मरा नहीं है, बच गया। अ बॉम्ब वॉज थ्रोन एट हिम बट ही एस्केप्ड अनहर्ट। और कब की बात है ये? 23 दिसंबर 1912। ये बॉम्ब कब फेंका गया था इसके ऊपर? बट ही एस्केप्ड अनहर्ट। 23 दिसंबर 1912। 23 दिसंबर 1912। नेक्स्ट, मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी returned India on 9th of January 1915. On 9th of January 1915. On 9th of January 1915. Next, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर, बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट। एनी बेसेंट की स्पेलिंग ANNIE। एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट स्टार्टेड होम रूल लीग या स्टार्टेड होम रूल मूवमेंट। स्टार्टेड होम रूल मूवमेंट। कई जगह पर ना मूवमेंट को यहां पर रील भी लिखा हुआ है, लीग सॉरी। होम रूल मूवमेंट को इन्होंने कई जगह पे होम रूल लीग भी लिखा हुआ है। होम रूल लीग का मतलब क्या है? इन लोगों ने डिमांड करी थी कि सर आप हमें ना बस ये पीएम के इलेक्शंस वाला जो काम है ना, ये आप हमें दे दो, बाकी इंडिया का सारा काम आप संभाल लो, हम कुछ नहीं बोल रहे आपको। हम चाहते हैं कि आप बस हमें स्वराज दे दो, हम आपसे पूर्ण स्वराज भी नहीं मांग रहे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मांग रहे। होम रूल लीग का मतलब होता है कि इंपॉर्टेंट मैटर्स इंडिया के पास छोड़ दो, इलेक्शन विलेक्शन करवा दो, सरकार हमको बनाने दो, बाकी आप रहिए जब तक आपके रहने का मन है, हम आपको भगा नहीं रहे हैं। इसको होम रूल लीग कहते हैं। अब यहां पर जो पार्टीशन कैंसिल किया जाता है ना, यहां पर समझ में आ जाती है हम लोगों को कि भैया इन लोगों की क्या मंशा, क्या चल रही थी दिमाग में, ये क्या करवाना चाह रहे थे। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, यहां पर हार्डिंग का टाइम पीरियड खत्म। अच्छा, एक टाइम और लिख लो, एक चीज और बस लास्ट, उसके बाद मैं हार्डिंग खत्म कर रहा हूं। हिंदू महासभा, हिंदू महासभा वॉज फॉर्म्ड इन 1915। हिंदू महासभा वॉज फॉर्म्ड इन 1915 बाय मदन मोहन मालवीय। हिंदू महासभा, कई बार ना आप आरएसएस को हिंदू महासभा समझ लेते हो। आरएसएस है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके जो संस्थापक है वो हेडगेवार है, ठीक है, और ये है हिंदू महासभा, इसके फाउंडर है मदन मोहन मालवीय। हिंदू महासभा वॉज फॉर्म बाय मदन मोहन मालवीय। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 1914 में, इनके टाइम पीरियड में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था। लाइक मैं वर्ल्ड की बात करूं तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ही महात्मा गांधी भारत आए थे, देखा जाए तो। अब जो अगले वाइस रॉय है उसका नाम लिखवा के छोड़ रहा हूं, अभी इसके बारे में पढ़ाऊंगा नहीं, इसको लिख लीजिए क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड। CHELMS है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड इंपॉर्टेंट इंसान है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनके टाइम पे एक तो गांधी जी सत्याग्रह कर रहे हैं, लाइक सत्याग्रह की हिस्ट्री पूरी बताऊंगा, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो रहा है इनके टाइम पीरियड में, और हम लोग बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेज हमको कुछ देंगे। नहीं चले तो नहीं जाएंगे, बट हमको कुछ गिफ्ट करेंगे, जैसे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स देंगे, सरकार वरकार बनवाएंगे, इलेक्शन करवाएंगे। कुछ करवाया नहीं इन लोगों ने मगर, और हम लोग इनसे एक्सपेक्ट क्यों कर रहे थे? बाय द वे, एक्सपेक्ट इसलिए कर रहे थे क्योंकि बड़ी क्वांटिटी में इंडियंस मरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और जितने इंडियंस मरे ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उन्हीं की याद में बना हुआ है द ग्रेट वॉर मेमोरियल, इंडिया गेट।
ये अमर जवान ज्योति जो जलती रही, ये इन्हीं की याद में जलती रही। तो ये सारी चीजें हम लोग सोच रहे थे कि ब्रिटिशर्स बहुत खुश होंगे क्योंकि जीत गए हैं, ब्रिटेन जीता था इसमें, और इंडियन सोल्जर्स की वजह से ही जीता था, तो कुछ अच्छा होगा। अच्छा तो क्या ही हुआ था, वो जनरल डायर ने आके गोली और बरसा दी। उससे पहले रॉलेट एक्ट पास हो गया, तो उसका रॉलेट एक्ट का हम लोगों ने विरोध किया। ये सब चीजें आप मेरे साथ पढ़ोगे। सीआरपीसी धारा 144 है ये, जो अब चेंज हो गया है। अब आपके पास बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता, ये सब एनएसएस, तो ये सब चीजें अब आपको सर पढ़ाएंगे। मजा तो तुम्हें अब आएगा पेपर देने में। बट आपको बता दूं क्यों, क्योंकि इस बार का ये पेपर पहला पेपर होगा जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी सब कुछ चेंज हो गया, तो हो सकता है पेपर इजी आए। पहला जब भी कोर्स चेंज होता है ना, तब पहला एडिशन इजी आता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अच्छा मौका है किसी भी जुडिशरी को निकालने का। अगर ये एक बार छोड़ दिया तो आने वाली जुडिशरी के पेपर्स तो फिर आपको पता ही है कैसे होंगे। ठीक है, बाकी इंटरव्यू की टेंशन मत लेना, इंटरव्यू मैं निकलवा दूंगा। मतलब अप्रोच नहीं है कोई। हाँ, इंटरव्यू मैं तुम लोगों को सिखा दूंगा क्या पूछते हैं और किस तरीके से निकालते हैं। हम लोगों ने आईएएस वाईएएस के बहुत इंटरव्यू ले रखे हैं। तुमको मैं ऑनलाइन भी दिख जाऊंगा इंटरव्यू के लिए स्पेशली, तो केवल इंटरव्यूज के लिए। बाकी कंटेंट तो तुम्हें ही पढ़ना पड़ेगा, कैसे इंटरव्यू निकाला जाता है। और बहुत ज्यादा ऑनेस्ट, हर जगह ना एक गलती आप क्या करते हो, कुछ ज्यादा ही ऑनेस्ट हो जाते हो। बहुत ज्यादा ऑनेस्ट नहीं होना, और बहुत ज्यादा हवाबाज भी नहीं होना होता। इंटरव्यूअर समझ जाता है कि ये अब हवाबाजी कर रहा है। जैसे सर ने उसने पूछा कि आपके करियर में गैप दिख रहा है, आप क्यों इतना आपने गैप लिया। सबको पता है यार कि तुम प्रिपरेशन कर रहे थे। तो उस टाइम पर ना वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि ये 3-4 साल का जो करियर का गैप है, कुछ किया क्यों नहीं, माँ बाप के पैसे क्यों खा रहे थे। तो वो चाहता है तुम अपने मुंह से बोलो कि मैं सर प्रिपरेशन कर रहा था 3-4 साल। तो वो नहीं बोलना होता है। आप बोलेंगे वहां पर कि सर आई वॉज डूइंग सम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सो दैट आई कैन अपलिफ्ट माई स्किल्स, तभी मैं यहां तक पहुंच पाया। ये बोलना होता है। ये मत बोल देना कि सर चिलैक्स बैठे थे, लड़कीबाजी कर रहे थे 3 साल, फिर एक बार पता लगा कि आओ पढ़ लेते हैं, गलती से निकल गया सर, तो मैं आपके सामने बैठा हूं। तो अब बताइए, वैसे माँ बाप के पास पैसा बहुत है सर, अभी भी काम कर ही रहे हैं, बोला है मैंने। डोमिनोज का पिज्जा आके ही खाऊंगा। ये सब चीजें नहीं, बहुत ज्यादा ऑनेस्ट मत होना। बट पहले निकालो, एक बार पहले मेंस निकालो, इंटरव्यू की टेंशन मत लो। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू।